जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। 2002 માં કરી હતી ને હિંમત, એ વખતે એવો પાઠ ભણાયો, વીણી વીણી સીધા કર્યા, જેલમાં નાખ્યા, તો 22 વર્ષ થયા, હજી સુધી એકે વાર કર્ફ્યू નથી નાખવો પડ્યો ભાઈ, એકે વાર કર્ફ્यू નથી। यहां के एमपी साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा, आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था कि सबक पर फिर सदाकत का, शुजात का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। इस सबक को हमको याद रखने की जरूरत है। दोस्तों, हिंदू मुसलमानों के बीच दूरी बढ़ाने के मकसद के तहत मुल्क में चल रहे नफरत के कारोबार को जरा इमेजिन करिए। श्रद्धा आफताब कांड सामने आया तो विकास कुमार दाढ़ी बढ़ाए तैयार बैठा था। राशिद खान बनकर कातिल आफताब की तरफदारी करने लगा। नफरत की नेशनल फैक्ट्री ने उसे हाथों हाथ लिया, लेकिन पुलिस ने नफरत के कारोबारियों की ये साजिश खोल दी। भला हो उस पुलिस का जिसने श्रद्धा के 35 क्या मैं 36 टुकड़े आराम से कर देता, ये कहने वाले राशिद खान नहीं बल्कि विकास कुमार को दबोच लिया। अब सबसे अहम सवाल यह है कि उसे ये सब करने के लिए किसने कहा, उसे किसने सोसाइटी में नफरत फैलाने का जिम्मा दिया था। इसकी गहराई से जांच होने की उम्मीद बेहद कम ही है, लेकिन होशियार रहें क्योंकि मुल्क को बांटने की साजिशें बहुत गहरी हैं। दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए कि बुलंदशहर में मीडिया के सामने एक लड़के ने श्रद्धा के कत्ल को सही ठहराया। बोला कि गुस्से में आदमी 35 के बजाय क्या 36 टुकड़े भी कर सकता है। नाम पूछने पर उसने अपना नाम राशिद खान बताया। इस वीडियो को नफरती गैंग ने फौरन उठा लिया और खूब वायरल कर दिया। बाद में पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि उसका असली नाम विकास है। अब आप सबको भी समझ लेना चाहिए कि विकास ने अपना नाम राशिद क्यों बताया होगा, क्योंकि 2014 के बाद से मुल्क में यही विकास हुआ है। ऐसे कई अनगिनत विकास 2014 के बाद नफरत के टूल किट्स बन करके पूरे मुल्क में फैल चुके हैं। जरूरत है इनसे अलर्ट रहने की, क्योंकि ये तो कपड़ों से भी नहीं पहचाने जा सकते हैं। हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता है, ये साफ हो चुका है। मुसलमान का भेष बनाकर कांड को अंजाम देने का ट्रेंड नया नहीं है। महात्मा गांधी के कत्ल के दौरान भी इसी तरह की साजिश करी गई थी। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि इतिहास बदल दिया जाए, क्योंकि इतिहास में एक काला चैप्टर है जिस पर काले वर्ड्स में इन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। ये चाहते हैं कि जिन्होंने शहीदों के साथ गद्दारी करी उन्हें शहीद कहा जाए, और जो मुल्क के लिए शहीद हो गए उन्हें खलनायक बना दिया जाए। सोचिए, 8 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब बता रहे हैं कि सावरकर बुलबुल पर बैठकर जेल से बाहर सैर करने के लिए जाता था, और गुमान ये कि भारत का इतिहास लिखेंगे। वैसे आरएसएस को एस्टैब्लिश हुए 100 साल होने वाले हैं। 3-4 पीढ़ियां फोकट में लाठी भांज करके निकल गईं, लेकिन इतिहास नहीं लिखा। किसने रोक रखा है भैया? खैर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात में एक चुनावी रैली के दौरान कहा है कि 2002 दंगों में एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाकर बीजेपी ने गुजरात में परमानेंट अमन कायम किया है। अमित शाह के मुताबिक गुजरात में पहले एंटी सोशल एलिमेंट्स
वायलेंस में शामिल रहते थे क्योंकि कांग्रेस उनका सपोर्ट करती थी। लेकिन जब 2002 में उन्हें सबक सिखाया गया तो उन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज बंद कर दी और इस तरह बीजेपी ने गुजरात में परमानेंट पीस कायम कर दी। अब सवाल यह है कि सबक किसने सिखाया? क्या यह सबक बीजेपी सरकार ने सिखाया और कैसे सिखाया? क्योंकि दंगा तो हिंदू और मुसलमानों के बीच हुआ था। सरकार ने सबक किस कम्युनिटी को सिखाया? इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार खुद दंगे में शामिल थी। सरकार खुद लोगों को जिंदा जलाने, पेट चीरकर बच्चों को मारने में और बलात्कारी दरिंदों के साथ शामिल थी। अमित शाह को जवाब देना चाहिए कि सरकार किसकी तरफ थी। भारत का होम मिनिस्टर जब हिटलर की 80 साल पुरानी लैंग्वेज बोले और मुल्क की जुडिशियरी, सोसाइटी और भक्त अगले ही दिन यानी आज 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाए तो इससे बड़ा सियासी पाखंड और कुछ तो नहीं हो सकता है। सिर्फ सत्ता के लिए गुजरात में 2000 लोगों की जान लेना अमन का परमानेंट सॉल्यूशन कतई नहीं हो सकता। इसका इतिहास गवाह है। दोस्तों, 2002 गुजरात दंगे में अहमदाबाद के नरोदा पाटिया नरसिंहार में 97 लोगों की मौत हुई थी। इस नरसिंहार का मास्टरमाइंड वीएचपी नेता बाबू बजरंगी था, जिसे हाई कोर्ट ने ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई हुई है, लेकिन वो जमानत पर जेल से बाहर आता जाता रहता है। क्या मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस कातिल को सबक सिखाया? वहीं गुजरात के नरोदा पाटिया में 2002 में हुए जनसंहार मामले में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल रही माया कोडनानी को 29 अगस्त 2012 को कोर्ट ने नरोदा पाटिया दंगों के मामले में दोषी करार दिया, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया। जबकि माया कोडनानी के खिलाफ 11 चश्मदीद गवाह मौजूद थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी गवाही से ज्यादा बीजेपी नेता अमित शाह की गवाही पर तरजीह दी और माया कोडनानी को बरी कर दिया। अब बीजेपी ने नरोदा पाटिया के गुनहगारों में से एक मनोज कुकरानी की बेटी पायल कुकरानी को चुनाव में टिकट दिया है। क्या मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाया? जवाब है नहीं, प्रमोशन दिया। 15 अगस्त 2022 ये तारीख याद कीजिए। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से औरतों की इज्जत पर तकरीर कर रहे थे और उधर गुजरात में बीजेपी सरकार उन 11 दरिंदों को रिहा कर रही थी जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ बलात्कार किया, उसकी 3 साल की बेटी समेत उसके परिवार के 14 लोगों को कत्ल कर दिया। लेकिन मौजूदा नए भारत में अमित शाह से कोई पूछने वाला नहीं है कि उन्होंने किसे सबक सिखाया। उनकी पार्टी की सरकार के दौरान भारत दुनिया में ऐसा पहला मुल्क बना जहां ना सिर्फ बलात्कारी और हत्यारों की सजा माफ करी गई, बल्कि जेल के बाहर तिलक लगाकर उन दरिंदों का शानदार वेलकम भी किया गया। और तो और बीजेपी विधायक ने उन दरिंदों को सिविलाइज्ड और वेल कल्चर्ड बताया। दोस्तों, इंसाफ का तमाशा देखें कि गुजरात दंगों के दौरान गोधरा में 33 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। जनसंहार के इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 17 गुनहगारों को फरवरी 2020 में इस शर्त पर जमानत दी गई है कि उन्हें मध्य प्रदेश के 2 शहर इंदौर और जबलपुर में रहकर सोशल वर्क करना होगा। खैर दोस्तों, अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर हैं। सियासी गलियारों में कहा जाता है कि किसी स्टेट की सरकार बनाना और गिराना उनके बाएं हाथ का खेल है। मतलब बेहद पावरफुल सियासी शख्सियत हैं वो। भारत की सत्ता और तमाम ताकतें उनके पास है, लेकिन अफसोस उनमें इंसाफ करने की हिम्मत नहीं है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के थिंक टैंक स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज ने गुजरात का सर्वे किया है, जिसे बताने की हिम्मत गोदी मीडिया के किसी भी शख्स में नहीं है। सर्वे के मुताबिक गुजरात के 41% युवा, 40% कारोबारी और 39% किसान बीजेपी की 27 साल की सरकार से नाखुश हैं। भूपेंद्र पटेल सरकार इसे बखूबी जानती है, इसीलिए चुनाव के बाद 15,000 नौकरियों के वादे करे गए हैं। सरकारी नौकरी के लिए साल में 2 लाख रुपए ट्यूशन पर खर्च कर चुके लड़के
30 साल के ऊपर होने को हैं। उनकी शादी नहीं हो रही है। कई तो भूखे रहकर नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। ये सब गोदी मीडिया तो खैर दिखाई नहीं रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद तमाम इन्फ्लुएंसर हैंडल से भी ये सब कुछ गायब है, क्योंकि गुजरात का चुनाव कवर करने वाले सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बीजेपी को हरवा कर अपनी मजहबी सुप्रीमेसी को खोना नहीं चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, गुजरात में बीजेपी की जीत इस देश की सत्ता और सियासत के मायने बदलने की ताकत रखती है। इस जीत से पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है कि वो पार्टी संगठन और आरएसएस की रणनीति को भी अपने मुताबिक पूरी तरह बदल सकता है। क्योंकि गुजरात में इस बार की चुनावी स्ट्रैटेजी में जो हुआ है, उसके सेंटर में अकेले नरेंद्र मोदी हैं। अरुण गोयल को 24 घंटे में फटाफट इलेक्शन कमिश्नर बनाने का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है, जबकि इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट मई से खाली थी। सुप्रीम कोर्ट भौचक्का है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को भी चैलेंज करने जैसा है। इसी अथॉरिटेरियनिज्म की जमीन पर गुजरात इस वक्त खड़ा हुआ है और आगे 2023 के चुनावी राज्य और 2024 में पूरा देश इसी सतह पर खड़ा मिलेगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी एकदम साफ है। एंटी इनकम्बेंसी के हालात पैदा करने वाले नेताओं को टिकट मत दो। नए चेहरे खड़े करो जो इस अथॉरिटेरियनिज्म के आगे सर झुकाकर और हाथ बांधकर खड़े रहें। नौकरशाही और सिस्टम में भी ऐसे लोगों को सत्ता की ताकत मत दो जो कल को दिल्ली की नाफरमानी करे। गुजरात में 2 दर्जन से ज्यादा बागी मैदान में हैं, लेकिन उनकी घेराबंदी इस तरह से करी गई है कि वो सिर्फ वोट ही काट सकते हैं। इस अथॉरिटेरियनिज्म के आगे अब जाति और मजहब की सुप्रीमेसी भी ज्यादा मायने नहीं रखती है। कुछ अगर है तो सिर्फ मनी पावर। गुजरात चुनाव के नतीजे भारत को अथॉरिटेरियनिज्म के रास्ते पर खुलेआम डिक्लेयर करके ले जाने वाले होंगे, जिसमें सिर्फ एक ही शख्स की सत्ता होगी और सारा सिस्टम, कानून, इंस्टीट्यूशन और मीडिया उसके आगे चक्कर काटेंगे। डेमोक्रेसी के जहाज का फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। गुजरात चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि डेमोक्रेसी का जहाज सेफली लैंड करेगा या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।